मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, तमाम नाम ले लें। जैसे इनको क्या ब्राह्मणों ने रोका, क्या सवर्णों ने रोका? दिलचस्प प्रश्न है, इसलिए कि इन मुलायम सिंह जी से और लालू जी से मिलते रहे। ये प्रश्न हमने उठाया, हमने दर्शिता की कमी थी, संभव परिस्थिति में तो और भी जरूरी हो जाता है। गाली देने के बजाय हमारा भी तो कोई रहता है। अपना तंत्र खड़ा करो ना भाई, कौन रोक रहा है? अखबार क्यों नहीं निकाल सके? ये मीडिया घराना अपना खड़ा, मुलायम हो चाहे नीतीश हो चाहे लालू हो चाहे केंद्र की यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार हो। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और एक बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं और उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि आप अक्सर ये सुनते होंगे भाड़ मीडिया, सवर्ण मीडिया, गोदी मीडिया, तमाम तरह के आरोप मीडिया के संदर्भ में लगाए जाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, जो आरोप लगाते हैं, वो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से लगभग जुड़े हुए नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं या बुद्धिजीवी होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि लगभग 3 दशक से अधिक समय से, 3.5 दशक से बैकवर्ड पॉलिटिक्स मजबूती से सामने दिखे, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, तमाम नाम ले लें। तो फिर उत्तर भारत में अपना मीडिया तंत्र खड़ा करने से इनको क्या ब्राह्मणों ने रोका, क्या सवर्णों ने रोका? क्या परिस्थिति रही कि ये अपना चैनल नहीं खड़ा कर सके, अपना अखबार नहीं निकाल सके? दूसरे को गाली देना और बात है, लेकिन खुद जब करने की स्थिति आती है तो नहीं किया गया। इसे मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं सूरज मंडल जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बीपी मंडल के पोता हैं। स्वाभाविक है कि बड़ा चेहरा है ओबीसी के। सर, आप इस पूरे संदर्भ को कैसे देखते हैं? क्यों नहीं मुलायम लालू ने खड़ा किया? केंद्र में भी इनकी मजबूत सरकारें रही हैं जो इनके कंधों पर चली, तो विज्ञापन की तो कमी नहीं थी, अखबार खड़ा कर सकते थे, चैनल खड़ा कर सकते थे। मैं इसको 3 भाग में लेता हूं आपके क्वेश्चन को, आपके सवाल को। पहला यह है कि क्यों नहीं खड़ा किया। ये तो बहुत दिलचस्प प्रश्न है, इसलिए कि इनके कंटेम्प्ररी जो नेता थे, जब इनकी उभार हुई तो उसी समय लगभग दक्षिण भारत में करुणानिधि जी सत्ता में वापस आने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के एमजीआर साहब थे और उसके बाद जयललिता जी आई। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के जो 2 बड़ी पार्टियां हैं तमिलनाडु के, उनके अपने चैनल, डीएमके और एआईडीएमके। कौन सा चैनल है ये भी दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, वो सन टीवी है डीएमके का और एआईडीएमके का मैं अभी ध्यान नहीं। अच्छा, कोई चैनल। और मलयालम जितने नेता हैं, यानी कि केरल के जितने हैं, उनके तो कई सारे चैनल्स, कई उनके अलग अलग जो संगठन है, जैसे लेफ्ट का अलग है और ये उसमें जो 2-3 बहुत ही पॉपुलर चैनल्स हैं वहाँ के। इसी तरह कर्नाटक में उसका एक कारण यह भी था कि ये सारे नेता फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए थे, यानी कि तमिलनाडु में तमिल फिल्म इंडस्ट्री जो था, इसी तरह जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री था और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, और इधर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये परिस्थिति बाद में जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने लाया, उसके पहले नहीं था। ये एनटीआर साहब ने कोई अपना नहीं शुरू किया था, उनके समय में थे, उनके समर्थक थे। तो अब ये आपको मैं ये सूचना भी दे दूं कि हम लोगों में से कई लोग नेताजी यानी कि मुलायम सिंह जी से और लालू जी से मिलते रहे। ये प्रश्न हमने उठाया, हम मीडिया से डायरेक्टली जुड़े नहीं है, लेकिन मीडिया का रोल दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ रहा है। जैसे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही 2024 के चुनाव में अपनी बात को विपक्ष कहने में कामयाब हुआ। आप लोगों के जैसे चैनल्स जो हैं, उस चीज को लोगों के सामने परोसा और लोगों ने देखा, अपना डेटा खर्च करके देखा। तो वो पैसे देकर क्यों नहीं देखते? तो ये दूसरा इस पे अब प्रश्न आता है कि इनमें दूरदर्शिता की कमी थी, संभवतः। नहीं तो ये चैनल, अखबार, ये सब तो राजनीति का अहम अंग है, हथियार है। आप अपनी बात ही जनता तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो कैसे? दूसरा था कि एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंस कि हम इतने बड़े नेता हैं कि हम उंगली उठाते हैं तो लोग समझ जाति जोड़ करके चुनाव जीत रहे थे। बस वो हम बोल दिए कि हमारे सभी जाति लोग अपने एक हाथ एक पैर उठा ले तो सब उठा देंगे, कोई सोचेंगे नहीं। और तीसरा प्रश्न, उसका पहलू अभी आता है। अब देख रहे हैं कि सिर्फ साउथ इंडिया के चैनल्स अपने उपयोगिता और अपने स्वतंत्रता को बचाए हुए हैं। बाकी जितने चैनल्स हैं, जो भी थोड़ा प्रभावशाली होता है, जैसे एनडीटीवी, वो जब प्रभावशाली था और वहाँ
कुछ ये रविश कुमार जैसे लोग बोल रहे थे, तो उसको तुरंत अडानी ने खरीद लिया और आज लगभग सभी चैनल अंबानी के हैं या अडानी के। तो ऐसी परिस्थिति में तो और भी जरूरी हो जाता है कि आपने सही कहा कि गाली देने के बजाय हमारा भी तो कोई रहता है, अपना तंत्र खड़ा करो ना भाई, कौन रोक रहा है। और हमारे तंत्र को इतना जबरदस्त लोगों का लाइक्स मिल जाता है, लोगों का की चाहत, लोगों का फॉलोइंग मिल जाता है कि हमको जरूरत ही नहीं पड़ती दूसरे की, हम अपने ही चैनल से अपनी बात करते हैं। तो अब भी इस पर प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा प्रयास तो है, डॉक्टर रतन लाल जी का वो यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन इसी संदर्भ में हम कई बड़े नेताओं से मिले हैं और उनको हमने निवेदन किया है कि 2 जगह रेडियो पर, FM बैंड पर 1 घंटे का समय सामाजिक न्याय के जो पक्ष रखने वाले लोगों के लिए और हिंदी भाषी लोगों के लिए दक्षिण भारत के बड़े चैनल्स मिले। चूंकि मेरा अपना संपर्क काफ़ी नेताओं से है दक्षिण में, और मैंने उनसे निवेदन किया है अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आपसे भी जरूर चाहेंगे कि उसमें आप जो सॉफ्टवेयर। मेरा मूल सवाल ये है, नहीं उसमें तो अब क्या कहा जा सकता है, वो ये लोग अखबार क्यों नहीं निकाल सके, ये मीडिया घराना अपना खड़ा क्यों नहीं कर सके, जबकि विज्ञापन देने में वाले ये बन गए थे, चाहे मुलायम हो, चाहे नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे केंद्र की UPA 1 UPA 2 की सरकार हो, तमाम सरकारों में इनका प्रभाव था। ये तो विज्ञापन दे करके खड़ा कर सकते थे अपना चैनल। अभी एक मीटिंग में राहुल जी ने कहा, जब छत्तीसगढ़ हार गए, कांग्रेस पार्टी हार गई, वहाँ बैकवर्ड क्लास के एक नेता थे चीफ मिनिस्टर अपने बघेल, तो बघेल जी का उन्होंने एक निकाला कि कितना मीडिया को उन्होंने दिया था एडवर्टीजमेंट, और घुमा फिरा के वो ये इसी बात पे पॉइंट किए कि इतना में तो वो डायरेक्टली लोग तक पहुंच जाते जितना वो उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो ये सवाल जनता के लिए भी है कि आप भी पूछें नेताओं से, और हम तो पूछेंगे। जनता जहाँ नेता जाए वहाँ जनता पूछे उससे कि तुम अपना मीडिया खड़ा क्यों नहीं किए। सही बात है। वो जब आप संस्कृति से साहित्य से नहीं जोड़ेंगे अपने वोटरों को, तो आपसे कैसे लगातार जुड़े रहेंगे। इससे देखिए, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत आपकी क्या है। हम अगर अपने आप को हमको बैकवर्ड कहा जाता है या शूद्र कहा जाता है तो कई लोग सिर्फ इसी में खुश हो जाते हैं कि खुद को क्षत्रिय कहें, लेकिन अगर क्षत्रिय ही कहलाना है तो आप पहले अपनी विरासत को जानेंगे तब न। तो आपको ऐतिहासिक धरोहर और विरासत और सांस्कृतिक जो मूल्य है उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और जो उसके लिए अपना तन मन धन लगाए हुए हैं उसका कोई पूछ नहीं है आप जैसे लोगों का। और अभी बात हो रही थी कि जो कुछ हमारे प्रोफेसर साथी हैं, चाहे दलित समुदाय से हो या आदिवासी और OBC से, वो कई हम लोग तो इसीलिए मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से लोग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं। वो मैं आप तो देख ही रहे होंगे, डॉक्टर रतन लाल जी ने जितना मेहनत किया है उतना दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी दलित नेता लेकिन उस तरह न किया, और दुखद बात है कि उस तरह का सहयोग जनता द्वारा नहीं प्राप्त हुआ। नहीं तो आप कहिए ना, हम लोग एक फ्लोट करते हैं और उसके बाद देखिए अगर जनता का सहयोग मिल जाए तो ये आज तक क्या है, उसको तुरंत पराजित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर